So we are going to run the country until such time as we can do it safe, proper and judicious. न ड्रग्स, न आतंकवाद, न डेमोक्रेसी, न अमेरिकी नफरत। 15.3 लाख करोड़ रुपए का तेल, इसलिए ट्रंप ने किया खेल। सच है ये, मादुरो पर ड्रग्स, आतंकवाद, डेमोक्रेसी की हत्या, अमेरिकियों से नफरत का इल्जाम तो ट्रंप का बस बहाना है। हकीकत तो यह है कि ट्रंप को वेनेजुएला की 303 अरब बैरल तेल के रिजर्व भंडार को कब्जाना है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 303 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल का रिजर्व है। उसके बाद सऊदी अरब के पास 258 बिलियन बैरल, ईरान के पास 209 बिलियन बैरल, कनाडा के पास 170 बिलियन बैरल, इराक के पास 145 बिलियन बैरल, कुवैत के पास 101 बिलियन बैरल, यूएई के पास 98 बिलियन बैरल, रूस के पास 80, अमेरिका के पास 48 और लीबिया के पास 48 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। लेकिन ट्रंप की नजर सबसे ज्यादा वेनेजुएला के तेल पर है, जो पूरी दुनिया का 20% ऑयल रिजर्व है। अमेरिका खुद को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का हवाला देता है, खुद को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहता है, और तो और ट्रंप तो खुद को शांति का मसीहा बताते हैं, लेकिन तेल के लिए, डॉलर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सारे सिद्धांत भूल जाते हैं। और यही ट्रंप की असलियत है। पैसे के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just fair, even to their people. The dictator and terrorist Maduro is finally gone, and Venezuela people are free. They're free again. ट्रंप मादुरो को पकड़कर ताली पीट रहे हैं, शेखी भगा रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत की पोल खुद उनके देश वाले खोल रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक्स पर ट्रंप के बारे में यही लिखा है, मामला न तो ड्रग्स का है और न ही लोकतंत्र का। तेल और डोनाल्ड ट्रंप के स्वार्थ का खेल है, जो अमेरिकियों की जान पर भी दांव लगाने से परहेज नहीं करते। चलिए मान लेते हैं अमेरिका को मादुरो की तेल देने की नीति नहीं पसंद थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ताकत की धौंस जमाकर किसी स्वतंत्र देश पर हमला करो और उसके राष्ट्रपति और पत्नी को बेडरूम से घसीटकर किडनैप कर लो। आखिर ट्रंप को मादुरो से दिक्कत थी या फिर वेनेजुएला की तेल नीति से? सच्चाई तो यह है कि जहां जहां जिस जिस देश के पास तेल है या फिर प्राकृतिक संसाधन है, अमेरिका की लार टपकने लगती है। और अगर उस देश ने अमेरिका की नाफरमानी कर दी तो सारे सिद्धांत भूलकर उस पर कब्जाने के लिए वो छटपटाने लगता है। अमेरिका को वेनेजुएला तभी से खटकने लगा था जब से उसके पास दुनिया के तेल के सबसे बड़े भंडार का पता चला था। वेनेजुएला का अमेरिका से पुराना रिश्ता है। 1811 में वेनेजुएला को स्पेन से आजादी मिली। 1914 में वेनेजुएला में तेल की खोज हुई। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला आईं। वेनेजुएला के तेल का बड़ा हिस्सा अमेरिका जाने लगा। तेल को लेकर अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने आईने में उतारना चाहा, लेकिन बात तब बिगड़ी जब अमेरिका ने तेल की कीमत डॉलर से तय करने की बात कही और वेनेजुएला ने इसमें आनाकानी कर दी। तभी से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते में खटास आने लगी। आज मादुरो को अमेरिका दादागिरी कर पकड़ कर लाया है, तो उसके पीछे की असली वजह यही है, तेल और डॉलर की सुप्रीमेसी का खेल, जिसकी शुरुआत 1974 में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया। हेनरी किसिंजर और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ, उसमें वैश्विक स्तर पर बेचे जाने वाले सभी तेल की कीमत अमेरिकी डॉलर में तय करने की बात कही गई। डॉलर में तेल की बिक्री के बदले अमेरिका डिफेंस में मदद देता, सुरक्षा करता। जैसे ही ये समझौता हुआ, दुनिया भर में
डॉलर की आर्टिफिशियल मांग बढ़ गई। जिस देश को भी तेल खरीदना था उसे डॉलर की जरूरत होती, लेकिन वेनेजुएला ने 1976 में अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वेनेजुएला के तेल की सरकारी कंपनी PDVSA के तहत लाया गया। 1990 के दशक तक अमेरिका का 15% तेल वेनेजुएला से आता था। वेनेजुएला में अमेरिका को सस्ता तेल देने को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। 1998 में ह्यूगो चावेज वेनेजुएला की सत्ता में आए। चावेज की नीतियां अमेरिका के खिलाफ थी। चावेज सत्ता में यही कहकर आए थे कि तेल वेनेजुएला का है और मुनाफा अमेरिका की कंपनियों को होता है। 2002 में चावेज के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हुई। आरोप अमेरिका पर लगे। 2003 से 2008 में तेल की कीमतें बढ़ती चली गईं। साल 2007 तक चावेज ने बची हुई विदेशी तेल परियोजनाओं को भी नेशनलाइज कर दिया था। इस नेशनलाइजेशन के बाद अमेरिकी तेल कंपनियां एक्सॉन मोबिल और कॉनको फिलिप्स को बाहर होना पड़ा। तेल की बढ़ी कीमतों का फायदा वेनेजुएला को हुआ। ह्यूगो चावेज जब आया 1998 में, उससे पहले सारी अमेरिकन कंपनियां वहां पे ऑयल का सारा ट्रेड जो है अमेरिकन कंपनीज के पास था। ह्यूगो चावेज आया, उसने कहा कि भाई ये जो ऑयल जो रिसोर्सेज हैं ये इस देश की जनता के हैं, तो भाई इसका फायदा तो देश की जनता को मिलना चाहिए। आप अमेरिका को कैसे मिल रहा है? तो उन्होंने ये नेशनलाइज कर दिया आकर के कि भाई ये जनता का है, जनता के लिए। तो अमेरिका ने क्या किया? सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस लगा दिए, इतने सैंक्शंस लगाए कि आप देखिए अमेरिका का ना ये एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। ये आप एक देश के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाइए, वहां की अर्थव्यवस्था अपने आप क्रम्बल होनी शुरू होगी। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो वहां पे आप अपने ये जो नोबेल पीस प्राइज विनर्स हैं इनके जरिए आप बताइए वहां की जनता को कि भाई देखिए आप तो बहुत ऑपरेस्ड है, आपकी तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आपके पास इतना तेल भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है, लेकिन आप गरीबी में जी रहे हैं। तो एक आंदोलन खड़ा कीजिए उनके खिलाफ। जब जनता जो जिसका पेट खाली है, जो भूखा है, वो सड़क पर उतरता है। ठीक है, या जब रेजिम चेंज होता है तो उसको सपोर्ट कर देता है कि भाई चलो जो भी आएंगे कम से कम सैंक्शन हटेंगे तो हमारी जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होगा, हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। तो इस तरह से पूरा माहौल बनाया जाता है। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए। मादुरो चावेज के उत्तराधिकारी थे। मादुरो के सत्ता में आने के बाद तेल की कीमतें गिरनी शुरू हुई। मादुरो ने तेल पर अमेरिका विरोधी नीति को वैसे ही लागू रखा। तेल कंपनियों के नेशनलाइज करने के बाद वेनेजुएला की इकोनॉमी गिरने लगी है। नतीजा ये हुआ कि 2014 में $100 प्रति बैरल से $30 पर रेट आ गया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, महंगाई बढ़ गई, लोग भूखों मरने लगे, दवाएं नहीं मिल रही थी। 70 लाख से ज्यादा लोगों ने वेनेजुएला छोड़ दिया था। अमेरिका ने मौके का फायदा उठाते हुए मादुरो को मानवाधिकार हनन का जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। 2017 में ट्रंप ने और सख्ती कर दी, वेनेजुएला से तेल खरीदने पर बैन लगा दिया। लेकिन मादुरो से अमेरिका की बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब मादुरो ने सीधे डॉलर को चैलेंज कर दिया। वेनेजुएला का सबसे ज्यादा तेल चीन ले रहा था। मादुरो ने चीन को तेल डॉलर के बजाय युआन में बेचना शुरू कर दिया। 2018 में वेनेजुएला ने घोषणा कर दी कि अब वो डॉलर से मुक्त होने जा रहे हैं। डॉलर को छोड़कर तेल के बदले युआन, यूरो, रूबल स्वीकार करना वेनेजुएला ने शुरू कर दिया। डॉलर के बजाय अपनी पेट्रो नाम की क्रिप्टो करेंसी को तेल की बिक्री के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा कर दी। मादुरो ने डॉलर को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, लेकिन डॉलर के वैकल्पिक रास्ते पर खुलेआम काम करना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि मादुरो के इस दांव से अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गया। इतना चिढ़ गया कि 2019 में अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वहां के विपक्षी नेता जो मादुरो के विरोधी हैं, हुआन गुआइडो, उनको वो अंतरिम राष्ट्रपति मानेगा। लेकिन इसके बाद बाइडेन की सरकार आई तो वेनेजुएला से तनाव कुछ कम हुआ। बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद 2024 में वेनेजुएला में चुनाव हुए, जिसमें अमेरिका ने धांधली का आरोप लगाया, ड्रग्स की तस्करी और मादुरो को आतंकवादी तक करार दिया। और फिर से ट्रंप ने कई तरह के वेनेजुएला पर बैन लगा दिए। मादुरो से लड़ाई के पीछे सारा खेल तेल और डॉलर के वर्चस्व को चैलेंज देना है। और मादुरो के साथ जो आज हुआ उसकी वजह पूरी यही है। इतिहास गवाह है कि जो भी अमेरिका को डॉलर की सुप्रीमेसी पर चैलेंज करता है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने भी यही ऐलान किया था, इराक डॉलर के बजाय यूरो में तेल बेचेगा। नतीजा ये हुआ कि 2003 में अमेरिका ने हमला कर दिया, सत्ता परिवर्तन हुआ, इराक के तेल की कीमत तुरंत वापस डॉलर में बदल गई, सद्दाम को पीट कर मार डाला गया। आरोप लगाया गया कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार थे जो सद्दाम के पास से
कभी नहीं मिले, क्योंकि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। गद्दाफी के साथ भी वही हुआ जब 2009 में गद्दाफी ने तेल व्यापार के लिए स्वर्ण दिनार नाम की एक अफ्रीकी मुद्रा का प्रपोजल रखा। हिलेरी क्लिंटन के लीक हुए ईमेल से ये बात बाहर आई कि अमेरिकी हस्तक्षेप के पीछे की वजह डॉलर का विकल्प ही था। 2011 में नाटो ने लीबिया पर बमबारी की, गद्दाफी के साथ जुल्म की सारी हदें पार कर उसकी हत्या कर दी गई। जैसे सद्दाम हुसैन को बोला गया कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ये और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, और उसका बहाना लेकर के घुस गए, उसको भी पकड़ करके उसको इंडाइट करके फांसी दे दी। मदुरो को भी दे देंगे। तो वहां पे भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अब इसके पास नहीं था, दुनिया को पता था कि नहीं है, और वो थ्योरी एक बार फेल हो चुकी है तो दोबारा नहीं कर सकते, तो इन्होंने फेंटेनॉल को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना दिया। ठीक, तो ये अमेरिका की या दुनिया में जो भी इस तरह के देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, दुनिया में कभी भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में कभी नहीं रहा है, न कभी होगा। ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स को बीमारी है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की दुहाई देते हैं। ये कमजोरों के टूल्स हैं। कहते हैं ना, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। जो ताकतवर होता है उसका कोई दोष नहीं होता, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होते। आप मुझे बताइए, इन्होंने यूक्रेन में रेजीम चेंज किया अमेरिका ने, उसके जवाब में रशिया ने वहां पे इन्वेजन की है। पहले आपने रेजीम चेंज किया, आपने एंटी रशिया वहां पे गवर्नमेंट बिठाई, तो रूस ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप हमारे पड़ोस में आकर के रेजीम चेंज करेंगे और आप इस तरह से काम करेंगे और आप उनको नेटो का मेंबर बना करके हमारे यहाँ पे अपने जो है डिफेंस इक्विपमेंट ला करके प्लेस करेंगे हमारे बॉर्डर पे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने इन्वेड किया और यूक्रेन पे आधा यूक्रेन वो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। सच्चाई यह है कि जब इराक ने यूरो में तेल बेचना शुरू कर दिया तो यूरो स्ट्रांग हो गया था। समझना मुश्किल नहीं है कि सद्दाम और गद्दाफी के कुल तेल भंडार से 5 गुना अधिक तेल मादुरो के पास है, और मादुरो डॉलर को चैलेंज कर चुके हैं। बात डॉलर के अस्तित्व पर खतरे की थी, ऐसे में अमेरिका मादुरो को कहां बख्शने वाला था, और हुआ भी वही। घेर कर अमेरिका ने मादुरो को पत्नी समेत वेनेजुएला से ही उठा लिया। तेल और डॉलर के खेल में अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार कर मैसेजिंग के लेवल पर बढ़त बना ली है। इसीलिए तेल के खेल को समझने वाले उसके विरोधी चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश ट्रंप पर भड़क गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा परेशान चीन है, क्योंकि चीन वेनेजुएला से सबसे ज्यादा तेल लेता है। इसी से समझ लीजिए कि यूएस बैन के बावजूद वेनेजुएला अभी रोजाना 9 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। इस साल अब तक वेनेजुएला का 76% तेल चीन ने खरीदा है। अमेरिका ने 17% तेल खरीदा है। चीन वेनेजुएला से रोजाना 6 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। चीन अमेरिका के अलावा क्यूबा, स्पेन और इटली भी वेनेजुएला के तेल के खरीदार हैं। चीन दुनिया का नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। चीन अपने कुल ऑयल इंपोर्ट का सिर्फ 4% ही वेनेजुएला से खरीदता है। चीन की परेशानी की वजह यह है कि ट्रंप ने अब साफ साफ कह दिया है कि वेनेजुएला में अब जो भी होगा अमेरिका के मुताबिक होगा। सरकार भी उसकी होगी और तेल भी जैसा चाहेगा वैसा बेचेगा। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and the drugs? And Russia, With them when it comes to the oil and the drugs. and Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to. In other words, we'll be selling oil. Probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. ट्रंप ने खुलकर अपनी सर्वसत्ता का ऐलान कर दिया है और ब्रिक्स जैसे देशों को भी मैसेज दे दिया है जो डॉलर के विकल्प तलाशने के बारे में सोच रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ट्रंप के इस हमले के बाद ब्रिक्स का डी-डॉलराइजेशन का प्लान थम जाएगा, या ट्रंप के खिलाफ ब्रिक्स देश इकट्ठा होकर डी-डॉलराइजेशन की मुहिम में तेजी ला देंगे। क्योंकि वेनेजुएला पर हमला कर अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये तो संदेश दे दिया है कि तेल और डॉलर के साथ जो खेल करेगा अमेरिका उसका खेल कर देगा। अब सवाल है कि दुनिया ट्रंप की दादागिरी के सामने सरेंडर कर देगी या ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल देगी।